दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वीज़ा रिगार्डिंग। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए, कुछ लोग व्लॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं। जो लोग अपनी व्लॉगिंग को कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया में कि हम इंडिया सारा घूम चुके हैं, अब हमें बाहर जाना है, सिंगापुर जाना है या फिर मलेशिया जाना है या थाईलैंड जाना है। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे और आपको उसको क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है अपना जाने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होते हैं, क्या क्या आपको चीज़ समझनी होती है, किस तरीके से आपको फ़ाइल अपनी रेडी करनी पड़ती है अप्लाई करने के लिए। कुछ टेक्निकल चीज़ों पे आज हम बात करेंगे जो बेसिक भी हैं और बहुत टेक्निकल भी हैं, जिसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप चाहते नहीं हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो या कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने वीज़ा प्रोसेस में डालना है, उससे पहले क्या तैयारी करनी है। तो उससे पहले तैयारी करने के लिए हम क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है हमने। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहला आपको कंट्री चूज़ करनी है। बट आप एकदम ही ऐसा नहीं होता है कि आप फ्रेशर हैं, अभी आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया आउट ऑफ कंट्री, तो आप सीधा ही यूएस का वीज़ा प्रोसेस करा लो, या फिर सीधा ही आप कनाडा का वीज़ा प्रोसेस करा लो, या फिर सीधा ही आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया डाल लिया है। तो बट ऐसे करने से थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि ये सब बहुत सारी मेजर कंट्रीज़ होती हैं जो बहुत ही बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो इजीली वीज़ा नहीं देती हैं जब तक आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो या फिर कोई आपका ऐसा पर्पज़ ना हो जाने का जिसमें आपको वीज़ा मिल जाए। कोई आप बिज़नेस के लिए नहीं जा रहे हो, आप जाओगे टूरिज़म पर्पज़ के लिए। तो टूरिज़म पर्पज़ के लिए आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत आपको बेसिकली मेंटेन करके अपनी चीज़ों को रखना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको जब आपकी फ़ाइल वेरीफाई होती है एम्बेसी में, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपका कोई वीक पॉइंट है आपकी फ़ाइल में। तो आपकी फ़ाइल को मजबूत करने के लिए आज हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट रखने हैं और किस तरीके से आपको अपना ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है ताकि आपको वीज़ा लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 कि आप करते क्या हैं, प्रोफेशन क्या है आपका। आप जॉब करते हैं, आपका कोई बिज़नेस है, या आप फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट हैं। तो उसी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपके क्या डॉक्यूमेंट आपके वीज़ा की फ़ाइल में लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हम जॉब के लिए बात करते हैं। जॉब में जो लोग हैं उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, अपनी फ़ाइल में लगाने होते हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम। सबसे पहला, अगर आप जॉब करते हैं तो आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको सैलरी स्लिप मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपको अपनी कंपनी से एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सब डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये शो करते हैं कि आप यहाँ पर जॉब करते हैं, आप इंडिया में सेटल हैं, आप वहाँ इतने साल से जॉब कर रहे हैं और आपको बेसिकली किसी और कंट्री में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहीं पे सेटल्ड हैं। तो कंट्री ये भी देखती है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियल, आपकी फैमिली यहाँ पर है नहीं है, या आपका अपना घर है नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप वीज़ा प्रोसेस कराते हो। तो इन सब चीज़ों को फ़ाइल में हमें मेंशन करना होता है, दिखाना होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया के अंदर। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि आपके अकाउंट में या आपकी टोटल सेविंग मिला के 1.5 लाख रुपए बन रही है, और आपका जो बजट बन रहा है वो 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। तो फिर उसमें आप कैसे प्रूफ करोगे एम्बेसी को कि यार आपके पास 1.5 लाख रुपए है अकाउंट में, जो शो हो रहा है, जो वाइट में है, जेन्युइन है, और आपका जो खर्चा आ रहा है वो अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए आ रहा है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये मैटर करते हैं, इसलिए आपको फाइनेंशियल अपने मेंटेन करने होते हैं। तो अपने सेविंग आपके अकाउंट में जेन्युइन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी दोस्त से लिया 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आपने अपने अकाउंट में डाल दिया। तो वो सब एंट्री हैं जो जब दिखाई देती हैं, एम्बेसी जब चेक करती है तो उसको लगता है कि यार इस बंदे ने स्पेशली वीज़ा लेने के लिए और ये अकाउंट में इतना पैसा कहीं से ला के डाला है। तो आपकी एक तो अकाउंट जो है वो रनिंग में होना चाहिए, आपके अकाउंट में आना चाहिए पैसा, और आपने कुछ निकाला भी है, आपका खर्चा भी किया है और सेविंग भी चल रही है उसके अंदर, तो उसी में वो सारा रनिंग में जेन्युइन दिखना चाहिए। कैश में जब ट्रांजैक्शन दिखती है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखती हैं, तो वो नेगेटिव अकाउंट माना जाता है। तो इसलिए
आपको अपने एम्प्लॉयर से एनओसी चाहिए होता है, जो वो अपने लेटर हेड पे देता है, मेंशन करता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, इस पोजीशन पे काम कर रहा है, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ ये इतने साल से काम कर रहा है और जेन्युइन है। बेसिकली वो जेन्युइन दिखाने के लिए ही कंपनियों से एनओसी लिया जाता है। तो ये आपको मेंशन करना होता है, आपको अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी होती हैं, आपको आईटीआर अगर आप फाइल करते हो तो अपने 3 साल के आईटीआर लगाने होते हैं। आपको अगर आपकी सैलरी आईटीआर फाइल करने में नहीं आती है तो आपको अपना फॉर्म 16 अपनी कंपनी से लेना होता है। 3 साल का जितने भी आपको टाइम हो गया उतने साल का आईटीआर आपको लगाना पड़ता है। मैक्सिमम हम लोग 3 साल का आईटीआर बताते हैं लगाने के लिए, वो सब चीज़ें लगानी होती है। तो ये तो आपका, अब ये बात तो आती है एम्प्लॉय की, जो आप नौकरी कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि आपका फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। अभी तो आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट में, ठीक है, वो खर्चा भी हो रही है, उसमें सेविंग नहीं आ रही। बट अगर आपका कोई अदर अकाउंट भी है जिसमें अपनी सेविंग चल रही है आपकी, कुछ आपके ऐसे एसेट्स हैं जो आप एकदम से ही आप उनको रिलीज़ कर सकते हो, या आपको लिक्विड में आपको मनी मिल सकती है, तो वो भी आप सेविंग की, जैसे आपका एफडी हो गया है, वो सब चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो अपनी फ़ाइल के अंदर। वो भी एक स्ट्रांग दिखाता है कि हाँ आपके पास इतना बैलेंस है, इतना आपके पास पैसा है कि आप अपनी ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कुछ पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा जब एम्बेसी ध्यान देती है, वो देती है आपका प्रोफेशन क्या है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग कितने हो आप। और दूसरी चीज़ है कि कम उम्र के लोगों को एम्बेसी बहुत ही अवॉइड करती है फॉरेन कंट्री में भेजना। बहुत कम उम्र के लोग हों, 25 साल के हों, अभी स्टार्टिंग जॉब की, अभी स्टार्टिंग ये की है, तो वो बेसिकली अच्छी मेजर कंट्रीज़ जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करती हैं वीज़ा देने के लिए। बट टूरिज़्म कंट्री जो हैं वहाँ आप जा सकते हो, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर भी आपको जा सकते हो आप। तो उसमें फिर सेकंड पार्ट आता है कि आपके फाइनेंशियल हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया। आपकी ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके वीज़ा को सही तरीके से फाइल करना। दूसरी चीज़ है आपको सही गाइडेंस। अगर आपको सही किसी ने गाइडेंस नहीं दी है तो आपकी जो टूरिज़्म कंट्रीज़ जो हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ भी हैं जो वीज़ा जनरली रिफ्यूज़ नहीं करती हैं, वो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती हैं, क्योंकि आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली होती है। कई बार क्या होता है कि आपने वेबसाइट पे पढ़ा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे, बट वो चीज़ें नहीं होती। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी कंसल्टेंट का आप एडवाइस लेते हो तो वो अपना पूरे अपनी जो भी उनकी नॉलेज होती है, जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताता है कि इस कंट्री में ये प्रॉब्लम आती है, तो इस कंट्री में आपको इस तरीके से ध्यान देना है, इसमें फाइनेंशियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने होते हैं, या इसमें दूसरी कंट्री में चल भी जाता है, इसमें आपको ओरिजिनल टिकट ही, कंफर्म टिकट ही लगाना पड़ता है, या इसमें आप आइटनरी से भी काम चला सकते हो। तो एक कंसल्टेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वीज़ा लेने के लिए। तो दोस्तों 1000-1200 रुपये के लिए ऐसा, अगर आप किसी खुद से ही आप कंसल्टेंट बन के आपने अप्लाई करा दिया, पता चल रहा है कुछ उसमें खामियां रहेगी, कुछ टेक्निकल पॉइंट, जब कोई मैकेनिक किसी गाड़ी को देखता है तो वो टेक्निकल पॉइंट उसके साथ देखता है कि यार इसमें कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही कंसल्टेंट भी होता है, वो भी उस चीज़ों को टेक्निकल पॉइंट देखता है कि यार इसकी फ़ाइल, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, इस डॉक्यूमेंट पे वीज़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या अप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या हम इसकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आप कंसल्टेंट की ज़रूर हेल्प लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल को देखता है कि कमज़ोर है या आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है। वो सारी चीज़ें वो देख करके आपकी फ़ाइल को मेंटेन करता है, इक्वल करता है, बराबर करता है कि कहीं से ऊपर नीचे हो रही है। सपोज़ कहीं आपके फाइनेंशियल कम दिख रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल की आपको गाइडेंस देगा कि आपको फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे सर। तो इस तरीके से आपको कंसल्टेंट की गाइडेंस तो लेनी ही लेनी है। आप टूरिज़्म के लिए जाते हो, आप वहाँ पर व्लॉगिंग भी कर सकते हो, आपको जैसे मर्जी आपको जो घूमना है वहाँ पर घूम सकते हो, क्योंकि कुछ भाई लोग अपने इंडिया पूरा घूम चुके हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं व्लॉगिंग के लिए या टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। तो ये 3 चीज़ें होंगी। पहला हो गया आपका प्रोफेशन, कि आप क्या जॉब करते हो। दूसरा आपका फाइनेंशियल हो गया। तीसरी आपकी हो गई है कंसल्टेंट से आपको कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी है।
उसी से ही आपको पता चलता है आपकी फ़ाइल में कहाँ कमी है। 1000, 1200, 1500 रुपये की कोई दिक्कत नहीं है। आप हज़ारों रुपया खर्च करोगे, होटल परचेज़ करोगे, टिकट परचेज़ करोगे, आप वीज़ा की फ़ीस दोगे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये, तो 1000-1500 रुपये कंसल्टेंट को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे आपको वो उसका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता है। इससे आपको वीज़ा, कई लोगों की फ़ाइल कमज़ोर होती है, डॉक्यूमेंट सही ऑर्डर में नहीं होते हैं, उसकी वजह से उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार वीज़ा रिफ्यूज़ करा लिया हमसे इन्फॉर्मेशन लेकर के। सिर्फ हमसे पूछा है कि मैं ये करूँ वो करूँ, वो खुद से जाके वीज़ा प्रोसेस करा लिया है, फ़ाइल चेक नहीं कराई है, फ़ाइल दिखाई नहीं है, आगे डिस्कस नहीं किया, तो उनके वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गए। फिर वो बाद में आकर के ये भी बोला उन्होंने कि मेरे से गलती हो गई है, या फिर मैंने चेक नहीं करा पाया। हमने भी उनको यही बोला कि भाई 1000 रुपये, 500 रुपये बचाने से कोई हमारा कोई नुकसान नहीं था, बट आपका बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपके वीज़ा कंटिन्यू रिफ्यूज़ होते चले जाते हैं, तो बहुत कंट्रीज़ वो जो डाटा है वो एम्बेसीज़ की वेबसाइट्स पर अपडेट होता है। उनका एक इंटरनल ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर वो उस चीज़ को स्टोर करते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो पता चले उनको कि किस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और किस वजह से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई थी। तो यही एक तरीका होता है कि आप कंसल्टेंट का कंसल्टेंसी लो, उनसे समझो वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को समझो। आपका प्रोफेशन सही होना चाहिए, आपका अकाउंट वेल मेंटेन होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल मज़बूत होती है। तो बताने का इस वीडियो में बताने का यही एक रीज़न है, यही एक है कि हम सब जो भी इस वीडियो को देखें उनको पता चले, जो जाना चाहते हैं, फ्यूचर में जाना चाहते हैं। अभी तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम चल रही, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी रहेगा। आने वाले 1-2 साल में फिर चीज़ें ठीक होंगी, और हो सकता है इसी साल से कुछ चीज़ें ठीक होने शुरू हो जाएं। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर किसी को बाहर जाने का शौक़ है, या वो कोई बाहर जाना चाहता है व्लॉगिंग के लिए, टूरिज़म पर्पज़ के लिए, तो उनको इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को कोई डाउट लगे, किसी को कोई क्वेश्चन हो, तो मेरे को कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये पूछना है या आपको कोई और चीज़ पूछनी है, तो मैं उसका पूरा एक और वीडियो बना दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा कि आपको किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल और भी हैं, बट वो तभी हो पाती हैं जब आप अपनी एक फ़ाइल लेकर के आते हो, या जब अपनी फ़ाइल आप बताते हो, आप डिस्कस करते हो, अपना प्रोफेशन बताते हो, आप अपनी चीज़ें को सामने रखते हो, तो ही एक कंसल्टेंट अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है उस चीज़ को, और आपको सही गाइडेंस के साथ आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। तो जब प्रोसेस होने की आपकी एप्लीकेशन जब सारी तैयार हो जाती है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, आपकी फ़ीस पे की जाती है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, सबमिट हो आपकी फ़ाइल एम्बेसी जाती है, तो एम्बेसी उसको चेक करती है प्रॉपर तरीके से, और अगर उसमें कुछ कमी पेशी होती है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है कि एम्बेसी आपसे मांग सकती है, या फिर आप एम्बेसी को मांगना चाहिए, तो एम्बेसी उस डॉक्यूमेंट को मांगती है, आपको ईमेल करती है, आपको कॉल करती है, या आपका कोई पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करती है कि आपको इंटरव्यू पे आना पड़ेगा। कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं होती हैं आपकी फ़ाइल में, बट आपकी फ़ाइल एकदम उनको जेन्युइन लगती है, तो वो आपको कॉल करते हैं, आपको बुलाते हैं कि आप ये बताइए इसके बारे में, कुछ उनको क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो पूछती है आपसे। अदरवाइज़ वो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि आप ये डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कराओ। तो ये सब प्रोसेस एम्बेसी के होते हैं, और इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी फ़ाइल एकदम सही है और आप एकदम जेन्युइन तरीके से अपने वीज़ा को प्रोसेस में डालते हो, तो जनरली वीज़ा लग कर ही आता है, वीज़ा गारंटी करते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि कंसल्टेंट का आपको राय लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सही तरीके से आपको गाइड कर सकता है, वही बता सकता है कि आपको कैसे वीज़ा प्रोसेस करना है। बस यहीं तक। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको कुछ इस वीडियो में क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, तो मैं आपको ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, प्लीज़, ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो डाल सकूं और वो वीडियो आपको आसानी से मिल सके।
क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी टेक्निकल चीज़ों पे वीडियो बनाने वाला हूँ, वीज़ा से रिलेटेड और भी बाकी सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं व्लॉगिंग पे भी बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन पे भी वीडियो बनाता हूँ। मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो जेन्युइन है। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ को कुछ ऐसा प्रमोट नहीं करता हूँ कि हाँ कोई चीज़ नहीं भी है तो भी मैं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उसी चीज़ के बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बस ये यहीं पे